ध्यान दो। जो हम लोग को डिस्कशन करना है, सबसे पहले हम लोग मीजो कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, मीजो कंपाउंड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग अमाइन इन्वर्जन वाले पार्ट पे जाएंगे। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी पे, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड। चलो भाई ध्यान दो। जैसे जब हम लोग एक सवाल हम पूछेंगे, ठीक है, बस तुमको उस सवाल का जवाब देना है और उसके बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। बस ये है सवाल कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बताना है, ठीक है। तो सोच के बताओ कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। सोच के बताओ। बताओ भाई, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। नहीं छोड़ सकते। हाँ बताने वाले थे उनको बट भूल गए, मना कर दो। कर दो कि यू डू नॉट हैव टू अटेंड द करेंट क्लास, ठीक है। बाकी उसको करना है तो उसको कॉल करके बता दो। चलो बेटा, बताओ भाई, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। कैसे? कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? सेम मॉलिक्यूल सेम साइड में है तो। दो मॉलिक्यूल सेम साइड में, कौन सा लॉजिक हो गया भाई? हाय चंदन, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। एक्टिव है। क्यों? तो क्योंकि फिशर्स प्रोजेक्शन है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है? है। फिर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव। तो जैसे एक चीज तो ये है कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहला चीज। दूसरा ये बताओ, सेकंड बताओ भाई, कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स हैं? दो। कंपाउंड वाले पार्ट में दो कायरल सेंटर्स है, ठीक है। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और कंपाउंड में दो कायरल सेंटर्स है। इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, इस कंपाउंड में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कल्पना बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड की इनएक्टिव है? बता भी कल्पना। अच्छा, माइक्रोफोन में नहीं बज रही, एक्टिव है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अबे नालायक लोग, तुम लोग नोट्स वापस से रिवाइज करो, नहीं रिवाइज करेंगे बहुत मार मारेंगे तुम लोग को हम, ठीक है। इनएक्टिव है। पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज करो ढंग से। कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इतना सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है इसमें, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इतना सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है यहाँ पे कंपाउंड में, हर एक डायरेक्शन में जाने पे एग्जैक्टली सेम चीज मिल रहा है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कंपाउंड वाला पार्ट एक तो ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है, ये तो बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन एक सवाल ये बताओ मृणाल, ये बताओ कंपाउंड में कायरल सेंटर्स कितने हैं? मृणाल। चंदन। सर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो इस केस में, पहले वाले केस में दो कायरल सेंटर था, बट दूसरे वाले केस में जीरो कायरल सेंटर है। तो ये तो खैर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंड में कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं रखता है। कायरल सेंटर होगा तो भी हो सकता है कंपाउंड इनएक्टिव हो, कायरल सेंटर नहीं होगा तो भी कंपाउंड हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये हो सकता है। लेकिन जब हम लोग मीजो कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो मीजो कंपाउंड्स का बेसिक मतलब ये होता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, पहला चीज।
दूसरा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के साथ साथ कायरल सेंटर भी रखना चाहिए। जैसे पहले वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन इसमें कायरल सेंटर है, तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और कायरल सेंटर है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड को मीजो बोल पाएंगे। जबकि दूसरे वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है लेकिन यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, तो इस चीज़ को हम लोग मीजो कंपाउंड नहीं बोल सकते। इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग, नोट करते जाओ फटाफट। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स optically inactive compounds having chiral centers having chiral centers are meso compounds are meso compounds। कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसमें कायरल सेंटर भी है तो उस चीज को हम लोग आराम से मीजो कंपाउंड बोल सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। मतलब मीजो कंपाउंड में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी तो मस्ट है, साथ ही साथ कायरल सेंटर भी मस्ट है। तो शायद एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को कि जब हम लोग कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते थे, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के कंडीशन में ये चीज मेंशन किया था कि अगर एक कायरल सेंटर हुआ, केवल एक कायरल सेंटर, तो कंपाउंड में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है कि एक कायरल सेंटर नहीं हो सकता, हमेशा दो कायरल सेंटर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि हम लोग को इनएक्टिव कंपाउंड चाहिए, पहला चीज। तो दो कायरल सेंटर ढूंढो और उसके बाद ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ढूंढो। तो पहले ये देखा करना, जैसे सवाल ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो, ये सिंपल सा सवाल है। तो पहला काम, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये देखो, और दूसरा पार्ट कितने कायरल सेंटर से ये देखो। अगर कायरल सेंटर्स एक भी दिख गया तो मीजो के कैटेगरी में उस चीज को डाल देंगे। बस ये है कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड पहले ही मालूम पड़ गया है, इसका मतलब केवल एक कायरल सेंटर तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए पहले ये चेक कर लेना कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है और कायरल सेंटर दिख गया तो सीधा हम लोग उस चीज में टर्म मीजो कंपाउंड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो पॉइंट नोट कर लो या फिर क्वेश्चन नोट कर लो इसके नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मीजो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीजो। ट्राई करते जाओ क्वेश्चन। जैसे एक तो ऊपर वाला एग्जांपल हम वापस से मेंशन कर दे रहे हैं थोड़े दूसरे फॉर्मेट में। और क्वेश्चन एक एक करके पहले नोट करते जाओ, फिर हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पे आएंगे। फटाफट नोट करते जाओ क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो बता देना, उसको नोट करने का टाइम दे देंगे वापस से।
कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो बोलते चले जाना। तो क्वेश्चन में 4 छूट गया है। नोट कर लो एक बार। हो गया। और कोई क्वेश्चन छूटा है किसी का तो बताओ।
क्वेश्चन बन गया होगा तो अपना हाथ रेज करते जाना भाई, ताकि हम देख पाए। बढ़िया चंदन। शशांक कौन है भाई? शशांक, ये शशांक कौन है? विशाल सर, शशांक कौन है 12th मेडिकल में? बाकी लोग बनाओ, फटाफट बनाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। शशांक कौन है भाई, थोड़ा बताओ नाम। बता ही नहीं रहा यार। चलो कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन अगर उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। शुरू के 5 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला नंबर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी एक बार वापस से डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला चीज, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो कंपाउंड में हमको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। तो अगर फिशर प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कंपाउंड में कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आएगा ही आएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया। उसके बाद कायरल सेंटर, तो यहाँ एक कार्बन है जिस पे कायरल सेंटर, नीचे के कार्बन पे कायरल सेंटर, इसका मतलब कायरल सेंटर भी है। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो गया तो कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड आराम से बोलते हुए चल सकते हैं। जो काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसके बाद कायरल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कायरल सेंटर है और मीजो कंपाउंड भी कहलाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का, ये तुम लोगों को याद होगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं वापस से। अगर फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, जो कि होता नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर प्रोजेक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म होता है। बट अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ सेंटर लेते हैं अगर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है,
अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जो कि होता नहीं है, तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है कंपाउंड में। इस चीज का ध्यान रखना है। ट्रिक भी बताया था तुम लोगों को। अगर कंपाउंड को देख के ऐसा लग रहा है कि कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली, सॉरी, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है फिशर प्रोजेक्शन में, और किसी की बात नहीं कर रहे, तो उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता नहीं है। दिखने पे हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इस केस में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ गया, मतलब पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। कायरल सेंटर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मीजो कंपाउंड तो नहीं हो सकता, बट कायरल सेंटर भी दो है, मतलब कायरल सेंटर तो है यहाँ पे, लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का था, इसलिए हम लोग मीजो कंपाउंड उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, थर्ड नंबर वाले पार्ट की बात करते हैं। थर्ड नंबर वाले पार्ट में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तो इनफैक्ट बेंजीन है तो प्लेनर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा। तो कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग के पास मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि कायरल सेंटर का सबसे पहला कंडीशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कायरल सेंटर तो नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो मीजो कंपाउंड भी हम लोग बोल के काम नहीं कर सकते, मतलब कंपाउंड मीजो नहीं होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर वाले पार्ट में ऊपर क्लोरीन दे रखा और नीचे ब्रोमीन दे रखा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का मॉलिक्यूल नहीं है, डबल बॉन्ड भी तो नहीं है यहाँ पे। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मीजो कंपाउंड की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते, ऑल्दो यहाँ पे टोटल 2 कायरो सेंटर्स है, लेकिन अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, मतलब अपना कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का, कंपाउंड को मीजो नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड में हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है। अगर हम ढंग से देखें सेंटर से, तो यहाँ से एक साइड जाने पे क्लोरीन, नीचे साइड जाने पे क्लोरीन, एक तरफ जाने पे CH3, अपोजिट डायरेक्शन में CH3, एक तरफ जाने पे डैश पे OH, तो दूसरे तरफ सॉलिड पे OH, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री सीधा सीधा दिख रहा है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। कायरल सेंटर की जब बात करेंगे, तो इस केस में जिस कार्बन पे OH, Cl और CH3 है, इस पार्टिकुलर कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप्स है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक Cl ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक CH3 ग्रुप। दूसरे वाले कार्बन पे भी सेम टाइप से, तो टोटल 2 कायरल सेंटर्स है। तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया, दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया, इसका मतलब कंपाउंड आराम से मीजो बोला जा सकता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक में अगर कोई डाउट हो वापस से तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 5 तक में कोई भी डाउट है तो बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 तक? चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में हम लोगों के पास सबसे पहला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव कंपाउंड है, ये देखना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 जगह है, एक ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है। बट क्योंकि बेंजीन रिंग है, मतलब सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो अगर सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसका मतलब आराम से ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि कहीं पे भी हम लोग का कायरल सेंटर नहीं हो सकता। तो सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, मतलब कंपाउंड मीजो नहीं होगा, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। उसके बाद जब कायरल सेंटर की बात करेंगे, तो जिस कार्बन पे क्लोरीन है, एक कायरल सेंटर यहाँ पे, नीचे वाले पार्ट पे दूसरा कायरल सेंटर, तो इस केस में कायरल सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहा है अपने पास 2 टोटल। तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा, मतलब मीजो कंपाउंड होगा, आराम से ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक में अगर कोई डाउट है तो पूछो। जल्दी बोलो, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कैसे होगा ये हम नहीं बताने वाले। तुम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, मेरे हिसाब से ये तुमको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो डाउट क्लास ले लो और अपने नोट्स को भी पहले से पढ़ के देखो एक बार, उसमें सारी चीजें करा रखी थी। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा, कायरल सेंटर है भी,
तो भी उस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है, 2 कायरल सेंटर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग आराम से बोल सकते हैं मीजो कंपाउंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। बताओ भी अमृत, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होना चाहिए? मीजो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सर, क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो अच्छा चीज है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ही तो चाहिए, अच्छा हाँ। है कि नहीं? हाँ सर, और पैरल सेंटर नहीं सर, मीजो है सर। क्या है? मीजो है। मीजो है? हाँ, तो अभी तो बोला नहीं है। तो मिस्टेक से बोल दिया। क्या मिस्टेक से बोल दिया। मिस्टेक हो गया? गलती से मिस्टेक हो गया। मीजो नहीं है। सकत बताओ, मीजो है या नहीं है? मतलब मीजो कैसे नहीं है बताओ। सकत जल्दी बताओ भाई। दोनों तरफ कार्बन है तो सेम तो अलग अलग में होना चाहिए ना। दोनों तरफ कार्बन है? कार्बन नहीं सकत। सर नहीं पता सर, ऑप्टिकली एक्टिव होने से नहीं होता। तो यहाँ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड। हाँ सर वही। वही तो, इतना मार मारेंगे ना तुम लोग को सब भूल गया है नालायक लोग। चंदन यस सर। कैसे होगा मीजो? सर मीजो नहीं होगा, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। इसमें कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाले पोजीशन पे दोनों तरफ के ग्रुप सेम है, तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। नीचे वाले पे भी दोनों तरफ के ग्रुप सेम है, कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। तो अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर ही नहीं है तो केवल ऑप्टिकली इनएक्टिव होना कोई कंडीशन नहीं है, कायरल सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, कंपाउंड मीजो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कायरल सेंटर की अगर बात करें तो कायरल सेंटर नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। कायरल सेंटर नहीं है तो मीजो नहीं होगा, ये भी आराम से बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या अमृत फिर से ट्रेन चला रहा है? लाउड स्पीकर ऑफ रख। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में हम लोग के पास कायरल सेंटर तो नहीं है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों साइड के ग्रुप एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कायरल सेंटर्स नहीं है। उसके अलावा कंपाउंड के अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर सर, का कायरल होगा। सेंटर क्यों नहीं है सर? नोट्स कॉपी है तेरे पास? हाँ सर। पलट के देख जहाँ पे कायरल सेंटर बताया था। देखते हैं। मालूम पड़ा? हाँ सर। इसे घटिया सवाल पूछेगा नालायक। कंपाउंड वाला पार्ट मीजो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल सेंटर नहीं है, कंपाउंड मीजो नहीं हो सकता है। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया? मीजो कंपाउंड क्या होता है? देखो, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी में दिक्कत है तो हम कुछ नहीं करने वाले, तुमको नोट्स कॉपी पलट के देखना होगा या फिर डाउट क्लास लेना होगा। अगर कायरल सेंटर में दिक्कत है तो भी हम कुछ नहीं करने वाले, उसको हम वापस से नहीं बताएंगे। मीजो कंपाउंड उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है मीजो कंपाउंड में, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, इन सब के बाद एक छोटा सा पार्ट है जिसका हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करना होता है, और एक्चुअल में जैसे हम इन एंशोमर्स में क्या पढ़ाए थे तो हमको खैर ध्यान है। एक बार हम उसको एक बार वापस से देखेंगे, उसमें शायद हो सकता है हम 2-3 थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवाना भूल गए होंगे या फिर पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, हमको ध्यान नहीं क्योंकि काफी दिन पहले बताए थे। लेकिन जब हम लोग अमाइन इन्वर्जन की बात करते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट वहाँ का यूज होगा, हम लोग वहाँ पे वापस से डिस्कस कर लेंगे। अगर नोट्स में लिखवा रखे होंगे तो अच्छी चीज है, अगर नहीं लिखवा रखे होंगे तो बता देना, उसको हम नोट डाउन करवा देंगे। अमाइन इन्वर्जन बोलो या फिर अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलो या फिर इसी चीज को हम लोग ठीक है अम्ब्रेला फ्लिपिंग से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमाइन इन्वर्जन बोलो या फिर अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलो, तो इसको पहले हम अम्ब्रेला फ्लिपिंग को ही समझाते हैं ताकि अमाइन इन्वर्जन समझना आसान हो जाए। जैसे अगर मान लो कि हम लोग, हाँ भाई अमृत एक चीज बताओ,
कभी छाता को उल्टा उल्टा होते देखा है हवा में? ऐसा ना, हाँ बहुत तेज सर। हवा चलता है, छाता उल्टा हो जाता है। हाँ सर। पक्का देखा है? हाँ मेरे साथ ही हुआ है। तुम्हारे साथ ही हुआ है? हाँ भी यशराज, बोल बे यशराज, हाँ सर। देखा है उल्टा होते छाता को? हाँ सर। कैसे उल्टा होता है? सर तेज हवा के कारण उल्टा हो जाता तेज हवा के कारण उल्टा हो जाता है, हाथ से नहीं उल्टा कर सकते उसको। है। सर कर सकते हैं। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कैसे होता है, मतलब उल्टा जब होता है छाता तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑलमोस्ट इस तरह का चीज जानना है। और जो लोगों को नहीं पता कि छाता उल्टा होता है, उसके पास एक एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन है, घर में बैठे बैठे बोर भी होंगे, मजा आएगा। ठीक है, छाता लेना और छत से कूदना तो उससे मालूम पड़ जाएगा छाता कैसे उल्टा होता है। ठीक है, ट्राई करके देखना, बड़ा मजेदार चीज होगा। छाता लेना और ऐसे छत से ऐसे लेकर के कूद जाना तो पता चलेगा छाता कैसे उल्टा हो जाता है। पर चलो एक चीज पे ध्यान देते हैं, जैसे मान लो कि ये पेन दिख रहा है तुम लोगों को हाथ में, और जो छाता है मान लो इस टाइप के फ्लैप में है, तो छाता ऐसे नॉर्मली इस टाइप से ही होता है। ठीक है, तो अगर छाता उल्टा होता है तो ये जो डंडा है, ये डंडा जैसे है एग्जैक्टली वैसे ही रहता है। तो छाता जब उल्टा होगा तो ये फ्लैप नीचे के जगह पे ऊपर हो जाता है, लेकिन डंडा वहीं का वहीं रहता है। मतलब जो एक्सिस है वो एक्सिस वहीं का वहीं रहता है, एक्सिस में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। इसी चीज को हम लोग अमाइन इन्वर्जन में भी रिलेट कर सकते हैं। अमाइन इन्वर्जन भी सेम टाइप से होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग होता है, वो एक्सिस फिक्स्ड होता है, बाकी सारे के सारे बॉन्ड्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बट पहले ये चीज बताओ हमको कि अगर मान लो अमोनिया है तो उसका शेप क्या होगा? मृणाल बताओ, अमोनिया का शेप क्या होगा? रिया बताओ, अमोनिया का शेप क्या होगा? रिया, Yes, sir. अमोनिया का शेप क्या होगा? So शेप की शेप triangular plan. ट्रायंगुलर पिरामिडल पक्का Uh, कि टेट्राहेड्रल? नहीं, triangular pyramidal ही होता है। ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा, ठीक है। और ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, खैर बस चलो ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे ट्रायंगुलर पिरामिडल क्यों है, क्योंकि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है इसका, बेसिकली ऐसा होता है जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 3 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, और ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक ट्रायंगल पिरामिडल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वो लोन पेयर उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जैसे मान लो कि क्लास में तो तुम लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया ही था मैंने, पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा होगा। हम एक काम करते, रुक जाओ, वीडियो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तुम लोगों को। हाँ चलो ध्यान दो, वीडियो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ध्यान दो। Yes, जैसे sir. मान लो जैसे हम लोग क्लास में डिस्कशन करते थे कि हम लोग का टेट्राहेड्रल शेप है, तो ऑलमोस्ट ये टाइप का शेप टेट्राहेड्रल शेप होता था। ठीक है, अब अगर मान लो एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला पार्ट मान लेते हैं ये इसके जगह पे आया, तो इस चीज को हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बोल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन था और एक पिरामिड के शेप में था। ठीक है, बट एक चीज सोचो, जब यहाँ पे लोन पेयर होता, मतलब यहाँ पे इस ब्लैक वाले पेन के पोजीशन पे लोन पेयर था, तो लोन पेयर वाले पार्ट का एक एक्सिस भी तो है ना, तो जैसे हम सामने से जब इसको देख रहे हैं, तो इस चीज का एक्सटेंशन यहाँ भी तो निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग इसको एक्सिस में ऊपर से नीचे तक लेकर के जा रहे हैं। तो बेसिकली जो पार्ट ऊपर एक्सिस के फॉर्मेट में है वही पार्ट नीचे भी एक्सिस के फॉर्मेट में एग्जैक्टली आता चला जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते चले जाते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग इस पार्टिकुलर शेप की बात करें, तो इस पार्टिकुलर शेप में लोन पेयर का जो एक्सिस है वो ऊपर से लेके नीचे तक है, तो ऑलमोस्ट इसको छाते के जैसा कंसिडर करते हैं। जैसे अगर ढंग से देखो तो छाता का शेप है, ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट और इसके ऊपर में 3 तरफ से वो फ्लैप दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, तो समझ में आएगा छाता वाला पार्ट। तो ये जो लोन पेयर का एक्सिस था यहाँ पे, इसके एक्सिस के अलोंग ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो नीचे के जगह पे ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब एक बॉन्ड को शिफ्ट किया, दूसरे बॉन्ड को शिफ्ट किया, तीसरे बॉन्ड को शिफ्ट किया। तो एग्जैक्टली जैसे छाता उल्टा होता है एक्सिस सेम रहते हुए, एग्जैक्टली सेम टाइप से हम लोग अमाइन को भी इन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब अमाइन को भी फ्लिप करा सकते हैं। उस चीज को अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलो या अमाइन इन्वर्जन बोलो, एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। और उसको डायग्राम वाइज इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है,
तो एक बॉन्ड इसमें नॉर्मल लाइन पे होगा, कोई भी एक ग्रुप लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप वाला पार्ट इसमें नॉर्मल लाइन पे होगा, दूसरा एक ग्रुप वाला पार्ट सॉलिड लाइन पे होगा, तीसरा एक ग्रुप वाला पार्ट डैश लाइन पे होगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। पहला चीज, अगर इसमें फ्लिपिंग हो रहा होगा तो पूरा का पूरा जो फ्लिपिंग होगा ये लोन पेयर के एक्सिस के लॉन्ग होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में इसके फ्लिपिंग के टाइम पे हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर जो भी ये लोन पेयर एक्सिस के लॉन्ग फ्लिपिंग होने वाला है, अगर मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चले कि लोन पेयर के एक्सिस के लॉन्ग फ्लिपिंग होने वाला है, तो इस केस में सबसे पहले उसको ऐसा समझो जैसे छाता ऐसा था और ऊपर ऐसा हो गया। तो जब ये छाता उल्टा हुआ तो पहले डेफिनेटली थोड़ा हॉरिजॉन्टल होना चाहेगा, तब जाके ऊपर जाना चाहेगा। तो सेम चीज यहाँ पे होता है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स नीचे के डायरेक्शन में है, पहले ये हॉरिजॉन्टल होंगे और हॉरिजॉन्टल होने के बाद फिर ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट ग्रुप 1 वाला पार्ट नॉर्मल लाइन पे ही पोजीशन 1 में जाएगा। सेम प्लेन में फिर हम लोग सॉलिड वाले पार्ट पे ग्रुप को आराम से प्लेस कर सकते हैं। फिर सेम प्लेन में हम लोग डैश वाले पार्ट को भी आराम से प्लेस कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 3 कर देते हैं डैश को। हाँ, सेम प्लेन में हम लोग मतलब एक प्लानर स्ट्रक्चर में तीनों ग्रुप को डाल सकते हैं। तो इस केस में जो लोन पेयर वाला पार्ट था, वो लोन पेयर वाला पार्ट एक्चुअल में पहले हाइब्रिडाइजेशन वाइज अगर बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, लेकिन जब पूरा मॉलिक्यूल प्लानर हो गया तो प्लानर शेप तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, sp2 है। और क्योंकि दोनों पार्ट आपस में इंटर कन्वर्टिबल है तो इसीलिए इसलिए यहाँ पे डबल साइडेड एरो मेंशन किया है। ये सबसे पहला कंसिडरेशन हुआ। फिर उसके बाद वापस से जो ये 1 नंबर बॉन्ड है ये ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। फिर उसके अलावा 2 नंबर वाला पार्ट सॉलिड पे ही रहते हुए ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। उसके अलावा 3 नंबर वाला पार्ट डैश पे ही रहते हुए ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो लोन पेयर है ये ऊपर की जगह पे नीचे आ जाएगा और वापस से अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के एक्सिस के अलॉन्ग ये जो पूरे के पूरे ग्रुप्स का फ्लिपिंग हुआ, इस फ्लिपिंग वाले पार्ट को हम लोग आराम से ये क्या बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग या अमाइन इन्वर्जन बोल सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। तो अगर ये चीज में कोई डाउट है तो वापस से पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग आगे कुछ कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे इस डायग्राम को नोट करने के बाद। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मतलब डायग्राम को उल्टा कर दिए हैं। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उल्टा कर दे, लेकिन उल्टा नहीं, जैसे छाता का डंडा उल्टा नहीं किया है, समझ आ रहा है। डंडा हाँ। जैसे था वैसा ही है, क्योंकि उस डंडे को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस पूरा का पूरा डायग्राम ऐसा देख के लग रहा है कि उल्टा कर, मतलब हम लोग कंपाउंड में जैसे पेन है ना, तो जैसे मान ले बॉटल है, तो बॉटल को हम लोग उल्टा नहीं किए हैं, ठीक है। बॉटल के एक्सिस को सेम रखते हुए ये पूरे नीचे के पार्ट को घुमा के ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। दोनों चीज में डिफरेंस है। बॉटल को उल्टा करना अलग चीज होगा, बॉटल को उल्टा करने का मतलब है कि सेम ही कंपाउंड है उसको हम लोग उल्टा कर दिया, वो एकदम अलग चीज हो जाएगा। लेकिन सेम एक्सेस होते हुए जब हम लोग सारी चीजों को अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर देंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो एक पॉलिथीन है अपने पास, ठीक है, पॉलिथीन का को उल्टा कर दिया है, तो अंदर का स्ट्रक्चर और बाहर का स्ट्रक्चर सेम रहेगा क्या? नहीं। दोनों देखने में ऑल दो सेम रहेगा। या कपड़ा है, टी शर्ट को उल्टा कर दिया है, तो उल्टा कैसे करते हैं हम लोग, उसके एक्सिस के लॉन्ग ही तो करते हैं। तो शेप देखने में सेम लगता है लेकिन सेम रहता है क्या? नहीं। तो वही डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि जब ये पूरा ग्रुप फ्लिप होके ऊपर जाएगा तो देख के ऐसा लगेगा कि सेम है, लेकिन अभी क्या रिलेशन आएगा इन दोनों का अभी मेंशन करने वाले, ठीक है, नोट कर लो। तुम लोग को रेसमिक मिक्सचर बता दिया है या रेसमाइजेशन बताया है कि नहीं बताया है? नहीं। अच्छा, वही चीज एक बताना रह गया था, उसके बाद अमाइन इन्वर्जन बताते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अलग से पॉइंट बस मेंशन कर देंगे, उसके बाद रेसमिक मिक्सचर को मेंशन करेंगे। वही चीज हमको ध्यान में नहीं आ रहा था। नोट करो डायग्राम, हेडिंग डाल दो अमाइन इन्वर्जन और डायग्राम नोट कर लो।
सर लास्ट वाला sp3 है। लास्ट वाला sp3 है, वापस से वैसे ही रह गया ना, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो sp3। नोट कर लिए सब लोग, तो आगे बढ़े। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम कॉपी करके जस्ट नीचे पेस्ट कर रहे हैं। बस सेम चीज़ है, पूरा स्ट्रक्चर को कॉपी करके हम जस्ट नीचे पेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर को भी पेस्ट करेंगे। अरे एक सेकेंड, नहीं चलो ध्यान दो, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मान लो तीसरा स्ट्रक्चर कंसिडर करें यार, ये सब फायदा है एक्चुअल में, टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा है, इसको हम लोग उठा सकते हैं आपसे। चलो ध्यान दो, जैसे ये दो स्ट्रक्चर्स है अपने पास, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर से कंसिडरेशन को अगर देखें, ढंग से देखो इस चीज़ को, जैसे ठीक है सॉलिड और डैश तो हम लोग जैसा बनाया थोड़ा गलत टाइप का है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड वाला जो ग्रुप है वो अपने सॉलिड वाले पार्ट पे, मतलब ग्रुप नंबर जो 2 है, वो ग्रुप नंबर 2 वाला पार्ट सॉलिड पे एग्जिस्ट कर रहा। अब सॉलिड पे एग्जिस्टेंस उसका कहीं भी, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सॉलिड का एग्जिस्टेंस हम लोग आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 2 वाला। अरे क्या है भाई, पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? एक सेकंड रुको। हाँ चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग के पास सॉलिड वाले पार्ट पे ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है, और डैश वाले पार्ट सर पे ग्रुप स्क्रीन नंबर नहीं 3 है। आया। अच्छा सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग के सॉलिड वाले पार्ट पे ग्रुप नंबर 2 है और डैश वाले पार्ट पे ग्रुप नंबर 3 है, ऐसा मेंशन करके चल रहा है। तो ऊपर वाले कंपाउंड को देखो और नीचे वाले कंपाउंड को देखो, तो देख के मालूम पड़ेगा कि अगर यहाँ पे मिरर होता तो इस केस में 1 का मिरर इमेज 1, 2 का मिरर इमेज सॉलिड पे 2, 3 का मिरर इमेज सॉलिड पे 3 है, और नाइट्रोजन का मिरर इमेज नाइट्रोजन है, लोन पेयर का मिरर इमेज लोन पेयर वाला पार्ट है। तो अगर हम लोग पहले स्ट्रक्चर और तीसरे स्ट्रक्चर को देखें, तो इसको देख के ऐसा लग रहा था कि सर दोनों सेम ही तो है, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। एग्जैक्टली बस लग रहा है उल्टा कर दिया है, ऐसे घुमा दिए हैं, बट घुमाए नहीं थे हम लोग, उसको हम लोग फ्लिप किए थे, जिसके वजह से पहला स्ट्रक्चर और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आ रहा है। तो अगर ढंग से देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम लोग कंसिडरेशन ले सारे ग्रुप्स का, तो अगर ये ग्रुप लोन पेयर है, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3, ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि नाइट्रोजन वाले पार्ट में 4 ग्रुप्स हैं, चारों अलग हैं विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर होगा, और अगर कोई भी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होता है मतलब कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आता है। तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव है, पहला वाला पार्ट। तो नीचे की बात करते हैं, नीचे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कंपाउंड में केवल एक ही कायरल सेंटर है। तो अगर एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऊपर वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, नीचे वाला पार्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर दो पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हैं और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और मिरर इमेज, इसी चीज को तो हम लोग लास्ट क्लास से पहले, मतलब जो बिल्कुल लास्ट क्लास हुआ था ऑफलाइन में, वहाँ पे और लास्ट क्लास में बेसिकली डिस्कशन किया था, इसको इनैंशोमर बोला करते हैं। तो अगर इनैंशोमर दिख रहा है दोनों, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकता। तो देख के ऐसा लगा था कि हम उसी को घुमा दिए, बट एक्चुअल में घुमाए नहीं थे, हम लोग फ्लिप किए थे।
फ्लिप करने की वजह से दोनों पार्ट सेम नहीं रह गए, दोनों एक दूसरे के इनैंशोमरिक फॉर्म में आ गए हैं। वो देख के हम लोगों को कंपैरिजन में पता चलता है, अदरवाइज ऐसा लगेगा अच्छा नाइट्रोजन से ग्रुप 1 2 3 और एक लोन पेयर है, सेम ही तो है, बट वो स्पेशियल अरेंजमेंट में सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब इनैंशोमर है। और अगर मान लो इनैंशोमर है, इसका मतलब एक पार्ट डी होगा और एक पार्ट एल होगा, और अगर दोनों के दोनों एक ही मिक्सचर के अंदर एक ही साथ एग्जिस्ट करता है, तो डी का क्या मतलब बताया था, सबसे पहले लेक्चर में बताया था, व्हाट इज डी, स्मॉल डी का क्या मतलब होता है? डेक्स्ट्रोरेटरी कुछ था, रोटेशन। हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेरी, क्या मतलब होता है इसका, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। और एल वाले पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज बताया बेटा, एल से लेफ्ट है तो एरो लेफ्ट डायरेक्शन में बना दो, तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और पहले वाले केस में क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्योंकि दोनों इनैंशोमर्स है तो इनैंशोमर्स का हमेशा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो सेम होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक अगर 50 डिग्री क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इस केस में जो अपना डी वाला पार्ट है इसका 50 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो एल वाले का 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब दोनों एक दूसरे के एंगल ऑफ रोटेशन को कैंसिल आउट करेगा। तो जितना मान लो हम 50 डिग्री रोटेशन कराते हैं और 50 डिग्री वापस से वहीं पे आ जाते हैं, तो ओवरऑल कहीं नहीं गए, जहाँ थे एग्जैक्टली वहीं के वहीं रह गए। इसका मतलब कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन वहाँ पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, 0 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है। और अगर 0 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग कंपाउंड को इनएक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। जो कोई भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलने का लॉजिक क्या है, ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा पाएगा। बट अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा पाया, तो उसमें रोटेशन मतलब रोटेशन नहीं करा पाया, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलने का लॉजिक क्या है? ऑल्दो ये चीज ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का एक पार्टिकुलर पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम लोग एक स्ट्रक्चर को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, मान लो स्ट्रक्चर 1 को सॉल्यूशन में डाला, तो अमाइन इन्वर्जन होकर तुरंत स्ट्रक्चर 3 मिल जाएगा। और ये इतना रैपिड इंटर कन्वर्जन होता है, लाख लाख टाइम्स होता है एक एक सेकंड के अंदर। तो अगर हम लोग 100 मोल लेके चले तो कन्वर्जन होते होते मालूम पड़ेगा 50 मोल दूसरा स्ट्रक्चर रह गया, 50 मोल पहला स्ट्रक्चर रह गया। तो अगर मान लो 50 मोल पहला है, 50 मोल दूसरा है, तो पहला 50 मोल क्लॉकवाइज रोटेशन कराया और दूसरा 50 मोल उसी का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराया। तो जब दोनों एक दूसरे का रोटेशन कैंसिल आउट कर दिया तो फिर बचा क्या अपने पास? कोई रोटेशन नहीं बचा। तो ऑल दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है, लेकिन पूरे मिक्सचर के वजह से कंपाउंड का कोई मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका कोई रोटेशन हम लोग को दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से हम लोग कंपाउंड को लास्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ऑल्दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन क्योंकि अमाइन इन्वर्जन का केस होता है जिसकी वजह से पूरा मिक्सचर कोई ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता, एंड इन दोनों पार्ट को, दोनों इनैंशोमर्स को हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते, इसकी वजह से कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव ही माना जाता है। इस एक पॉइंट का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। ऑल्दो ये टॉपिक तुम्हारे बहुत रिगरस कंसिडरेशन का नहीं है, मतलब तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है टॉपिक, लेकिन बस इन्फॉर्मेशन के लिए मालूम होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग पॉइंट्स में डिस्कस करना शुरू करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर पॉइंट लिखना शुरू कर लो नोट में। पॉइंट नोट कर लो। द अमाइन इन्वर्जन amine inversion is very rapid, second point, the structures obtained due to amine inversion are enantiomers of each other,
थर्ड पॉइंट, अगर दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं तो इसका मतलब एक पार्ट डी होगा, दूसरा पार्ट एल होगा, तो दोनों जब एक ही मिक्सचर के अंदर रहेगा तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन को जीरो कर देगा। तो ये थर्ड पॉइंट मेंशन कर रहा है, द नेट ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू amine inversion is zero. The net optical rotation due to amine inversion is zero. Therefore, in case of amine inversion, the compound is considered to be, ऑल्दो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसका एक पार्ट, लेकिन पूरा सॉल्यूशन कोई अगर ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं कर रहा तो कंपाउंड को तो हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कंसिडर करेंगे। द कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। Considered to be optically inactive. और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, जैसे जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अगर मीजो कंपाउंड है तो मीजो कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास CH3, CH3, Cl, Cl, HH इस टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है। एक हम छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ढंग से सोच के देखना और आंसर बताना। ये जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा और नीचे वाले कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन क्या होगा? एक का आंसर रिया बताएगी और दूसरे का आंसर चंदन बताओ। ऊपर वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नीचे वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हेडफोन लगा के कान दर्द कर जाता है यार एकदम। अभी एक क्लास और बाकी है। बताओ ऊपर वाले का, रिया बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब RS नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो दूसरे वाले का आर होगा। दूसरे वाले का आर पक्का? हाँ यहाँ CH3 था ना। ओके 1 2 3, हाँ ठीक है। दूसरे वाले केस में आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। रिया ऊपर वाले का बताओ जल्दी। सर आर ही होना चाहिए। आर ही होना चाहिए पक्का? कैसे निकलिए बता। कैसे निकाली जल्दी बता। सर नहीं याद है। नहीं याद है तो आर ही होना चाहिए, सही बोल दी। सर क्योंकि नीचे वाला भी ऊपर वाला भी सेम ही है ना। अबे नालायक, डूब मरो कहीं जाकर के तुम लोग। सैकत बताओ भाई। सर एस होना चाहिए। एस होना चाहिए, क्यों? सर क्योंकि यार Cl का सर एटॉमिक मास ज्यादा है यार। बताओ बताओ आगे बोल। Cl का एटॉमिक मास ज्यादा है। सारा नोट्स को भी रिवाइज कर और टेस्ट नहीं आर देगा होगा ना। लेकिन एच मेरा उधर है ना, नीचे करेंगे तो एस हो जाएगा। यार तुमसे तो पूछे भी नहीं थे। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, टेस्ट देना शुरू करो, वरना सबके घर पे कॉलिंग करवाएंगे अभी हम। ये बहुत नॉन सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है। तुम लोग का लॉकडाउन हो रखा है, खाली बैठे हुए घर पे, उस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, आलसीपंती दिखा रहा है। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन का है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी नीचे वाले ग्रुप का है, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी CH3 का है। तो आर होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसकी वजह से हम लोग जो आंसर कैलकुलेट करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन एस निकल के आएगा।
तो अपने कंपाउंड में S और नीचे वाले पार्ट में R कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक चीज़ देखो, जैसे अगर मान लो कि एक इनैंशोमर है, तो इनैंशोमर का रिलेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इनैंशोमर में जैसे अगर S है तो मिरर इमेज में उसका कॉन्फ़िगरेशन R दिखाई देता है। तो जब एक इनैंशोमर आता है तो इनैंशोमर में अगर एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक कायरल सेंटर है केवल, तो एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो उसके इनैंशोमर्स का हमेशा R होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट S है और दूसरा पार्ट R है, मतलब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये भी हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी ट्रिक है कि हम लोग को ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, नीचे का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर देखो आर एस के सामने आर है तो हम लोग मिरर इमेज बोल सकते हैं अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप है तो अगर ऊपर वाला पार्ट एस है, नीचे वाला पार्ट आर है, इसका मतलब मिरर इमेज है। और ऊपर का कायरल सेंटर अपना खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, नीचे का कायरल सेंटर अपना खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है और दोनों हाफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब दो हाफ हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो एक हाफ को दूसरे हाफ का इनैंशोमर बोल सकते हैं हम लोग। तो एक हाफ अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो दूसरा हाफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो इस केस में ये पार्ट एक दूसरे को, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, मतलब एक पार्ट का ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे पार्ट के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर केस में जब दोनों हाफ एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा और मॉलिक्यूल के विद इन ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर मॉलिक्यूल के विद इन ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे टर्म मेंशन करेंगे इंटरनल कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब जो होता है मार्क्स में ग्रेस मार्क्स मिलता है, वो कंपेंसेशन है बेसिकली। जब कुछ नुकसान होता है तो उसका कंपेंसेशन पैकेज दिया जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब यही है बेसिकली, एक कायरल सेंटर की वजह से जितना ऑप्टिकल रोटेशन हुआ दूसरे कायरल सेंटर की वजह से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टिकल रोटेशन हुआ, ताकि नेट ऑप्टिकल रोटेशन कैंसल आउट हो जाए। और उसी चीज को हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं पॉइंट नंबर 4 में। और इस थ्योरेटिकल पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। इन केस ऑफ मीजो कंपाउंड, डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है। इन केस ऑफ मीजो कंपाउंड्स, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी is due to optical inactivity is due to internal compensation is due to internal compensation, whereas in case of amine inversion, optical inactivity is due to external compensation. इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल का आधा हाफ दूसरे को खराब कर रहा है। एक्सटर्नल का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के वजह से ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो कर पा रहा है। तो अमाइन इन्वर्जन का पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के एंगल ऑफ रोटेशन को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग टर्म वहां पे आराम से एक्सटर्नल कंपेंसेशन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ठीक है। और इन 4 पॉइंट्स के बाद सबसे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होता है। ऑल्दो मेरे हिसाब से क्योंकि अमाइन इन्वर्जन तुम्हारे काम का टॉपिक नहीं है तो इससे रिलेटेड सवाल पूछना भी थोड़ा एब्सर्ड होगा, बट एक चीज सोच के देखो। एक छोटा सा सवाल है, हाँ मृणाल बताओ, अगर मान लो जैसे एक छाता लेके कूदा है कभी? कहाँ से सर? अबे क्या कर रहा है तुम लोग, स्पीकर पे गाना बजा रहा है क्या मेरा? दोनों फोन सामने रखा हुआ है सर, इको हो रहा है। अच्छा ओके। ये चीज बताओ, जैसे छाता को उल्टा होते देखा है ना तुम लोग, ठीक है? यस सर। तो अगर मान लो जो छाता का ये जो फ्लैप होता है, फ्लैप मतलब जैसे ये छाता है और ये जो एंड पॉइंट है, अगर इस एंड पॉइंट को एक रस्सी से बांध दे
तो छाता उल्टा हो पाएगा क्या? नो नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर ये कंसेप्ट हम लोग अमाइन इन्वर्जन में अप्लाई करें कि नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी है और तीनों वैलेंसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो अगर एक ग्रुप है कोई दूसरा ग्रुप है, वो ग्रुप में रिंग हो या ना उससे मतलब नहीं है, बट एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप है, अगर इनमें से कोई भी 2 पार्ट को बांध दे तो जो ग्रुप उल्टा हो पा रहा था वो उल्टा होना बंद हो जाएगा। कोई भी 2 ग्रुप को, चाहे ग्रुप नंबर 1 और 2 को बांध दो, चाहे ग्रुप नंबर 2 और 3 को बांध दो, या फिर तीनों को ही बांध दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग तीनों बॉन्ड्स को एक रस्सी से बांध दें तो रस्सी का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में कार्बन चेन। 2 बॉन्ड्स एक ही कार्बन चेन से अटैच होने चाहिए, एक कार्बन चेन से अटैच होने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे एक रिंग है दूसरी जगह पे एक रिंग है। अगर नाइट्रोजन के 2 वैलेंसी एक रिंग का पार्ट हो गए, एक रिंग का पार्ट होने का मतलब इस टाइप का, नाइट्रोजन के साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए, तो नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड्स एक रिंग का पार्ट हो गया, मतलब दोनों जो वैलेंसीज है वो एक रस्सी में हम लोग बांध चुके हैं। तो अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट का 2 वैलेंसी एटलीस्ट एक रिंग का पार्ट हो जाएगा, तब उस केस में अमाइन इन्वर्जन रुक जाएगा, और अगर अमाइन इन्वर्जन रुक गया तो हो सकता है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता है। इस एक पार्टिकुलर पॉइंट का ध्यान रखते हुए काम करना होता है। पॉइंट नोट करो इससे रिलेटेड, और थोड़ा ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ध्यान रखना है। पॉइंट नोट करो, इफ एनी 2 वैलेंसी, या इफ एटलीस्ट कर ले तो ज्यादा बेटर है, if at least 2 valencies of nitrogen is attached to the same ring attached to the same ring, then amine inversion will not take place. Amine inversion will not take place, and the compound may be optically active. And the compound may be optically active. अगर कोई भी 2 बॉन्ड्स को या 2 वैलेंसीज को हम लोग एक ही रिंग में डाल दे, तब उस केस में अमाइन इन्वर्जन रुक जाएगा और कंपाउंड में भी हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आए। बट इस चीज का ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी एक ही रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि इस तरह का केस जैसे मान लो नाइट्रोजन का एक वैलेंसी एक रिंग में है, दूसरा वैलेंसी दूसरा रिंग में है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैलेंसी 3 अलग अलग ग्रुप में चला गया। हम लोग को 2 वैलेंसीज को एक रस्सी से बांधना है। इसका मतलब दोनों वैलेंसी एक ही चेन का पार्ट होना चाहिए, एक रिंग के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तब उस केस में, पहले वाले केस में जो अमाइन इन्वर्जन वाला पार्ट है, मतलब अगर हम लोग पहले वाले केस में इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, जबकि दूसरे वाले केस में इन्वर्जन आसानी से होगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, और इसको हम लोग टॉपिक्स में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक बार हमको याद दिला देना, पहले हम लोग रेसमिक मिक्सचर का डिस्कशन करेंगे। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन वाले पार्ट का कैलकुलेशन का छोटा सा एक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है किसी का तो आराम से पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम पे क्लास, बिल्कुल टाइम पे क्लास शुरू कर देंगे। हम भी 3-4 दिन का छुट्टी ले लिया है, हमको भी एनर्जी मिल गया है, तो आराम से टाइम पे क्लासेस शुरू किया करेंगे। ठीक है, बताओ भी जल्दी, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है किसी को? और एक और चीज सजेशन दे रहे तुम लोगों को
एक बार फिर से कॉपी में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का शुरुआत का टॉपिक था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारे के सारे टॉपिक्स को ढंग से पढ़ के देखो। अगर उसमें डाउट आ रहा है तो डाउट क्लास लो, अगर डाउट क्लास नहीं लेंगे तो क्लियर नहीं होगा, आगे दिक्कत निकल के आएगा। उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले तुम लोग को हेल्प, क्योंकि तुम लोग एकदम आलसी है, बिल्कुल मेहनत नहीं करता है। तो इसलिए उस चीज़ को कवर करो, वो चीज़ कवर करने के बाद आराम से हम लोग आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। तुम लोगों को भी दिक्कत निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ें कनेक्टेड है और ये चीज़ आगे भी काम आएगा। जैसे हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स में जाएंगे तो आगे हम लोग जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, हर एक एंगल पे, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में हर एक कॉर्नर पे तुम लोग का ये डिस्कशन का पार्ट आएगा। हर एक कॉर्नर पे डिस्कशन का पार्ट आएगा कि ये क्या बोलते हैं, कितने स्टीरियोआइसोमर्स निकल के आएंगे इसमें, ये प्रोडक्ट बनाओ और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स काउंट करो। हर जगह जब ये चीज़ आएगा तो ये चीज़ तो अच्छा रखना ही पड़ेगा ना तुम लोगों को, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। तो पूरा का पूरा टॉपिक ढंग से रिवाइज करो, बहुत फुर्सत है तुम्हारे पास। और उसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन लेकर के उसको कवर कर लो, ठीक है। बाकी नोट्स तुम्हारे ग्रुप में भेज दिए हैं। आज के लिए कोई होमवर्क तो दे सकते हैं, एक सेकंड रुको। बुकलेट है ना तुम्हारे पास, सब लोगों के पास? एक मिनट। बुकलेट दिख रहा है सबको? हेलो, यस बताओ सर। मेरे को जल्दी, बुकलेट दिख रहा है? लास्ट हाँ। क्लास में क्या होमवर्क दिया था एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क देना शुरू करते हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन होमवर्क दे रखा था ना 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 उसको नहीं ले लिया। क्या क्या बोल रहे हैं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 40, 42, 43, 45। 45 थोड़ा भारी सवाल है, ढंग से सोच के देखना। 45, 52, ठीक है। इतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखना और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सब क्वेश्चंस का पहले डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। जो चीज़ बोला है एक बार याद दिला देना कि सर रेस्माइजेशन क्या होता है, रेजोनेंस मिक्सचर क्या होता है, वो भूल गए थे हम बताना, तो हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।